आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बीमारियों का जो बेसिक कॉज होता है वो समझाने वाली हूँ। वीडियो पर्टिकुलरली किसी एक बीमारी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये डायबिटीज़, कैंसर, पीसीओडी, थायराइड, पेट की अलग अलग समस्याएं, इन सभी बीमारियों को कवर करेगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं, और अगर परेशान नहीं हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ आराम से ईजी रहे, आपको कोई बीमारियां नहीं लगे, तो वीडियो और ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि जो बीमारी है तो फिर तो इलाज चाहिए, लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो स्वस्थ रहने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और पिछले 12 साल से 2011 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, उसका जो सही वर्ड होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इन्फ्लामेशन होता कैसे है? जैसे आप रास्ते में जा रहे थे और बड़े आराम से नॉर्मली तरीके से चलते जा रहे थे और आपका हाथ किसी लोहे की चीज़ से टकरा गया या कोई मोटी लकड़ी से आपका हाथ टकरा गया। टकराने के तुरंत बाद आप थोड़ी देर तो करते दर्द हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। वहाँ क्या हो रहा है, पहले जैसे ही कोई चीज़ बाहर ही टकराई वहाँ पर, तो वहाँ की जो सेल थी, स्किन की जो सेल थी, वहाँ जो मसल्स थी, वहाँ की जो सेल्स हैं, मसल्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उनके अंदर जो सेल हैं, और जो नर्व हैं उनकी जो सेल हैं, और नर्व को ही ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी जो सेल हैं, ये सारी सेल डैमेज होती हैं। और जब भी सेल डैमेज होती हैं, ये कुछ विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं कि भैया, सबको बताने के लिए, भैया हम डैमेज हो गए बताने के लिए कुछ एक मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं। ये मॉलिक्यूल जाते हैं दूसरी सेल को जाकर बताते हैं कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है, और फिर उसे ठीक करने के लिए बाकी की जो बॉडी के बाकी जो सेल हैं, जैसे सेलुलर लेवल पर ना बड़ा ही प्यार सद्भावना वाला माहौल होता है, एक को परेशानी आती है तो दूसरा उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। तो बाकी की सारी सेल्स क्या करती है वहाँ पे कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है कि भैया ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाना है, जाओ जाओ जाओ, तो खूब सारा खून होता है वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पहुँचने लगता है। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, मतलब कि पतली हो जाती है, और फिर जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, जो सेल्स हैं, जिसमें कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं, जो कि सेल को ख़त्म करने का, जो डेब्रिस है वहाँ पर, ख़राब सेल है उसको हटाने के लिए काम करती है। तो वो सेल्स क्या होती है, ब्लड से निकल कर वहाँ पहुँचने लगती है। पेशेंट, एक मिनट। तो मैं आपको बता रही थी कि बीच में थोड़ा पेशेंट आ गया, जिसका हो गया था कि जब भी ऐसी कहीं पर घाव हुआ तो आपकी ब्लड से बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स वगैरह, आपकी जो कैपिलरीज हैं वो परमिएबल हो जाती है, और फिर वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रोफिल, सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगती है। और जो सेल के बीच का स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दो सेल्स हैं उसके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पर ये सब इकट्ठा हो जाता है। ये बेसिक एक पैथोफिजियोलॉजी हम मान लें, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, बॉडी का सेल्फ डिफेंस करने के लिए कि भैया चोट लगी है तो पहले तो उसको चोट को ठीक करना है, और वहाँ जितनी भी डेड सेल है, जितनी भी खराब सेल हो गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, वो पूरी गंदगी वहाँ से निकालनी है और नई सेल वहाँ पर पैदा करनी है, रीजनरेट करनी है, और नई सेल आए उसके लिए ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन देना है। ये बेसिक फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब लेकिन ये बेसिक फिजियोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब ये शरीर के अंदर होने लगती है। मतलब बाहर से चोट लगी, बाहर से आपको घाव हो गया, आप रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गई, घुटना फूट गया, मुंह फूट गया, यहाँ समझना बड़ा आसान काम है कि भैया स्वेलिंग आ गई है और जल्दी 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में वो इस फिजियोलॉजी के तहत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेम चीज़ आपके लंग्स में होने लगे, पेट में होने लगे, तब आपको समझ में भी नहीं आता कि ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, और आपकी बॉडी कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन में रहती है। बहुत सारे डिसऑर्डर जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा डेफिनेटली, जैसे कि मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर। कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि वहाँ सेल कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन में रह रही है। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है आप समझो, अगर बेसिक उसकी फिजियोलॉजी समझोगे तो क्या होगा कि आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन निकाल रहा था, पैनक्रियास का काम था इंसुलिन निकालना, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, और ये इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए सेल के पास में जाता है,
सेल जो होती है उनके ऊपर उनकी जो वॉल होती है वहाँ पे छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर से इंसुलिन बाइंड करता है और फिर शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको खाने किसी भी कारण से आपकी जो सेल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गया, अब सेल है वो सूजी हुई है, चोट लगी हुई है उस सेल के लेवल पर, तब क्या होगा कि वो जो रिसेप्टर होते हैं जो सेल के ऊपर रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, तो जितना इंसुलिन है उसका इस्तेमाल सेल नहीं कर पाती है। तो अगर आप डायबिटीज को बेसिक लेवल पर समझोगे तो एक ही आंसर निकलता है कि सेल के लेवल पर इन्फ्लामेशन हो गया, सेलुलर इन्फ्लामेशन हो गया वहाँ पर, और सेल जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक। एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में आपके जो लंग्स के अंदर ट्रैकिया, लंग्स, ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ की जो सेल है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग की वजह से वहाँ जो वायु का, जो एयर का जो पैसेज है वो सकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है। आपका जो हवा जाने के लिए जो रास्ता है वो इतना होना चाहिए था, अब ये यहाँ की सारी सेल में स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग की वजह से क्या हो गया, सकरा छोटा हो गया, अब हवा के जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा। अब रास्ता नहीं बचा तो आपको बार बार एस्थमेटिक अटैक की प्रॉब्लम आएगी या फिर एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाएगी, एलर्जिक राइनाइटिस जो हो जाता है। ठीक है, तो एस्थमा में क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पर इन्फ्लामेशन हो रहा है। सिरोसिस आपने सुना होगा, लिवर सिरोसिस, उसमें क्या होता है, लिवर की जो सेल है उसमें भी सेम चीज़ होती है कि इन्फ्लामेशन होता है, सेलुलर लेवल पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद थायराइड, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलता है, तो एक थायराइड का हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। लेकिन जो थायराइड से निकलना चाहिए था थायरॉक्सिन हार्मोन वो नहीं निकल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो थायराइड की जो सेल है वहाँ इन्फ्लामेशन है, वो अपना काम ही नहीं कर पा रही है। इन्फ्लामेशन को समझने के लिए ना एक थोड़ा सा फनी चीज़ समझो, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बड़ी आराम से कंफर्टेबली आपको समझा रही हूँ, अचानक से 3 4 5 6 लोग आ जाएं और आके बोलने लगे अरे डॉक्टर ने यहाँ मारो 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 मारो, तो अब मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं ऐसे हो जाऊंगी ना, ओए भाई हमला हो गया हमला हो गया हमला हो गया, क्या होगा। क्या इस कंडीशन में कि जब मेरा दिमाग बोल रहा है कि हमला हो गया हमला हो गया हमला हो गया, क्या मैं अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी कर पाऊंगी कि मैं पेशेंट देखना है, पेशेंट से बात करनी है, आपको समझाना है, नहीं कर पाऊंगी, आप भी नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब इस चीज़ को सेल के लेवल पर लेकर आ जाओ, आपकी जो सेल है वो, उसको बहुत सारे टॉक्सिक, बहुत सारी चीज़ें जो उसको इरिटेट करती हैं, जो परेशान करती है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर हमला किए जा रहे हैं सेल के ऊपर, तो क्या सेल अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और इसी कारण से आपके बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जितने बड़े बड़े डिसऑर्डर्स जिनका आप नाम सुनते हो, इसमें कैंसर है, डायबिटीज़ है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सॉरी और आपके हार्ट प्रॉब्लम है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स में अल्टीमेटली जो कॉज होता है वो सेलुलर लेवल पर इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, आपकी जो सेल है पर्टिकुलर ऑर्गन की हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन की हो सकती है, उन सेल के लेवल पर इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन क्यों है इसको समझो, इन्फ्लामेशन किस वजह से आता है, जैसे जब मैंने आपको हाथ का एग्जांपल दिया था कि आपका हाथ टकरा गया, हाथ टूट गया, वहां पर क्या था, बाहर से चोट लगी, उस चोट के कारण सेल डैमेज हुई, लेकिन अब शरीर के अंदर की जो सेल हैं वहां बाहर से तो कोई टॉक्सिक नहीं आ रहा है, बाहर से गिने चुने टॉक्सिक आ सकते हैं कि भाई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो आ गए, लेकिन वो वायरस बैक्टीरिया भी कैसे आएंगे, आपके लिवर में डायरेक्टली कोई वायरस तो नहीं जा सकता ना, वायरस को जाने के लिए एक रास्ता है, रास्ता कहाँ से है, आपके मुंह से, पहले मुंह से पेट में अंदर खाना जाएगा, खाने से इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर से टॉक्सिक और बैक्टीरिया जो है वो ब्लड के थ्रू जाए, ब्लड में मिल जाएंगे, और फिर ब्लड से घूमते घूमते वो शरीर के अलग अलग ऑर्गन पर जाकर अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा करेंगे। तो अल्टीमेटली रास्ता एक कहाँ से हो गया, ब्लड सर्कुलेशन से, और ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ से, जीआईटी ट्रैक से, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, जो कहते हैं ना सारी की सारी बीमारियां पेट के कारण होती हैं। तो यहाँ हम इसे बहुत छोटे लेवल पे देख लेते हैं कि भाई पेट सही होना चाहिए, पर इसको आपको थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा कि पेट से कैसे होती हैं। आयुर्वेद में सेम कॉन्सेप्ट आता है, आयुर्वेद में हम लोग बड़ा हंसते थे कॉलेज के टाइम पर, क्योंकि हर बीमारी का अल्टीमेट रीजन होता है आम। आयुर्वेद हर बीमारी में कहेगा कि आपके अनुचित आहार विहार के कारण, आपका जो भी अनुचित आहार या विहार है उसके कारण जठराग्नि दूषित होती है, जठराग्नि आम को पैदा करती है, यह आम
आपके शरीर के अंदर आपकी सप्त धातुओं में से किसी के साथ में, या फिर वात पित्त कफ के साथ में मिलकर, या फिर किसी मल के साथ में मिल जाता है, जब उसके साथ में मिल जाता है और फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर स्थान संचय हो जाता है, तब वह अलग अलग बीमारियों को पैदा करता है। सेम रीजन मॉडर्न साइंस आपको बताएगी, सेम रीजन आपको आयुर्वेद बताएगा। शरीर तो वही है ना, आपके कहने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन बीमारियां थोड़ी चेंज होने वाली है, शरीर थोड़ी चेंज होने वाला है। सब कुछ शरीर में जो हो रहा है वो सेम वही चीज़ है, सिर्फ शब्द बदल जाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ ये हो रही है। अब अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको सेलुलर लेवल पर जो इन्फ्लामेशन है उसे कम करना पड़ेगा। कम करने का तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा आपकी सेल जो प्रभावित होती है वो होती है फर्स्ट स्ट्रेस के कारण। जितने देखिए मॉडर्न साइंस के एलोपैथी के ना जितने छोटे डॉक्टर होंगे, मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक सामान्य तौर पर जिनको कमाई का जरिया पेशेंट रहेगा कि भाई हमारे पेशेंट कम नहीं हो जाए, वो मेडिटेशन स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको पेशेंट चाहिए। भैया पेशेंट आएगा, हम पर्चे पे दवाई लिखेंगे, दवाई खरीदेगा, वो ठीक होगा और फिर 2-4-5 महीने के बाद फिर बीमार होगा, फिर लौट के आएगा, फिर कमाएंगे। लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को समझते हैं। आप ना कभी जो पद्म भूषण हिपेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर सरीन, आई थिंक, मैं सही नाम पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनके इंटरव्यूज़ मैंने बहुत देखे हुए हैं। आप उनको देखिए, वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से मेडिटेशन, स्ट्रेस और आयुर्वेद लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, इनका तो मैंने वीडियो भी शेयर किया था, जो कि डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जाए उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे खाने पीने से, मेडिटेशन से, स्ट्रेस को मेंटेन रखने से आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े जो डाइटिशियन होते हैं, जो सेलिब्रिटी डाइटिशियन होते हैं, वो आयुर्वेद के वात पित्त कफ को समझकर उसके हिसाब से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी डाइट के लिए बात करते हैं। बहुत जितने भी आप बड़े व्यक्ति का नाम देखोगे ना, वो हमेशा हॉलिस्टिक अप्रोच करेंगे। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि जो चीज़ आयुर्वेद की अच्छी है वो आयुर्वेद का ले लो, जो एलोपैथी की अच्छी है वो एलोपैथी की ले लो, जो नई रिसर्च अच्छी है वो नई रिसर्च ले लो। टोटल मिला के आपको लाइफ को बेटर बनाना है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैलते हैं और आपकी हर एक सेल को जाकर प्रभावित करते हैं, हर एक सेल को जाके टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये सेल है और सेल के ऊपर कंटिन्यूसली ये चल रहा है। अब कब तक? कुछ समय इंसान, ये जो सेल है वो 1 घंटा सहन कर लेगी, 2 घंटे सहन कर लेगी, 3 घंटे सहन कर लेगी। अब ये चले जा रहा है, 365 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप उसे स्ट्रेस देते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ घाव बनेंगे और ये सेल कुछ ना कुछ बीमारी पैदा कर देगी। तो वही चीज़ है, स्ट्रेस आपकी बॉडी को इस तरीके से प्रभावित करेगा। दूसरा, आपका खाना पीना। आप जितना ज़्यादा ऊट पटांग खाना खाओगे, जितना ज़्यादा आप गलत चीज़ें खाओगे, आयुर्वेद में से विरुद्ध आहार बोलते हैं, प्रकृति के विपरीत आहार बोलते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रभावित करेगा। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि जो विरुद्ध आहार है ये फालतू की चीज़ें होती हैं, दूध मछली को साथ में खा लो कुछ नहीं होता, रात को दही खा लो कुछ नहीं होता है, दूध के साथ में नमक मिला लो कुछ नहीं होता है, हमने तो अभी 1 महीने तक खाया कुछ नहीं हुआ। तो यह विरुद्ध आहार, टॉक्सिक, स्ट्रेस, आम, ये आपको 2 दिन में बीमार करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रभावित करते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ये आपकी बॉडी को प्रभावित करते हैं। इसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता कि आपको सुबह आपने खा लिया था और शाम आप बीमार हो गए, वो नहीं होता। वो चीज़ आयुर्वेद में दूसरी विष के अंतर्गत आती है, जहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपने कुछ खाया और बीमार हो गए। लेकिन जितना आप विरुद्ध आहार का सेवन करोगे, प्रकृति के विपरीत आहार का सेवन करोगे, मौसम के विपरीत आहार का सेवन करोगे, आपकी खुद की बॉडी है कफज प्रकृति की, और आप कफ को आपने पढ़ लिया कि कैलोरीज होती हैं, और आपने बॉडी को ऐसा आहार देना चालू किया जो कि कफ के विपरीत है, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ ली है कि कैलोरीज होती है। तो ये आपकी बॉडी को प्रभावित करेगा, टॉक्सिक पैदा करेगा। आपका बॉडी टाइप है वातज, और आपने पढ़ लिया कि नहीं हम तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, हम तो फिटनेस फ्रीक बनेंगे, और हमने बहुत ज़्यादा व्यायाम करना चालू किया बिना प्रकृति को समझे हुए, और उस प्रकृति को रिलेट करने के लिए आपको कैसी डाइट मेंटेन करनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, उसको जाने बिना, तो फिर आपको वो जाके प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस मेंटेन करना है। दूसरा, आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने खाने के ऊपर ध्यान दीजिए। खाना आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी आपसे ये कहे कि भारतीय खाना बहुत अच्छा है,
विदेशी खाना बहुत बेकार है, पिज़्ज़ा खाना बेकार होता है, दाल रोटी बहुत अच्छी होती है, ये सब बकवास बातें। सारी चीज़ें समझकर आपके लिए जो बेस्ट है, जो सूटेबल है, वो आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का आपके वेट से कोई लेना देना नहीं है कि आपको वजन कम घटाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, नहीं। आपको डायबिटीज़ फ्यूचर में नहीं हो, भविष्य में बुढ़ापे में जाके कैंसर नहीं हो, बुढ़ापे में जाके आपको मेमोरी लॉस नहीं हो, उसके लिए आपको आज एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। ये बुढ़ापे के लिए बात हो रही है। मेमोरी लॉस जो होता है, बुढ़ापे में जो डिमेंशिया हो जाता है, उसका भी बहुत बड़ा कारण यही होता है, सेलुलर लेवल पर इन्फ्लामेशन होता है जो कि आपके नर्व को प्रभावित कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आप अक्सर देखना, जो लोग कंटिन्यूसली वर्किंग प्रोसेस में रहते हैं ना, उनको मेमोरी लॉस नहीं होता। जितने बड़े बड़े राइटर हैं जो 70-80 साल के हो गए, लेखक हैं, उनको मेमोरी लॉस नहीं हो रहा, उनको सब कुछ याद रह रहा है। और हमारे घर परिवार के जो दादाजी बाबाजी लोग हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं दिन भर खाली बैठे हो, उनको मेमोरी लॉस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ ये भी गलतफहमी मत रहना कि पुराने ज़माने में ये सारी बीमारियाँ नहीं होती थी। मुझसे अभी किसी ने कुछ दिन पहले एक रील शेयर की थी, फिर से उन्हीं आचार्य जी की एक रील थी कि पुराने समय में डायबिटीज़ नहीं होती थी। भाई, चरक संहिता आज से 5000 साल पहले लिखी गई थी। चरक संहिता में डायबिटीज़ का फुल डिटेल में वर्णन है। चरक संहिता में, सूत्र संहिता में, माधव निदान, षाड्वर्ंग संहिता, इन सभी के अंदर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग का फुल डिटेल में वर्णन है। तो क्लियरली आज से 5000 साल पहले भी डायबिटीज़ हो रही थी। राजयक्ष्मा पहले भी होता था, आज भी होता है। तो ये गलतफहमी मत रहिए कि जो कुछ भी भारतीय संस्कृति का है, पुराना है, वो अच्छा है। आपको अपनी प्रकृति के अनुरूप ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्ट्रेस मेंटेन करिए, खाने के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आपके डाइट में क्या चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हो। और अगर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो कि आपको IBS हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो उसे लाइटली मत लो कि कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट लो प्रॉपर, और किस वजह से वो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, और जो वजह है उसे अपने लाइफ से एलिमिनेट करने का काम करो। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेलुलर इन्फ्लामेशन, ये आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कोई सवाल है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो UPI ID के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।